बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आई हैव क्रिएटेड कंट्रोल शिफ्ट एन 2020 it's 10 and we are going with 20. It's our lecture number 5 and inheritance. मैं इस बात को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट, obviously that will be our console application, ask.console app, that will be our path, और इसका नाम मैं दे देता हूँ इनहेरिटेंस। ठीक हो गया, ओके, गो फॉर सेट। जी, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद डेफिनेटली ये हमें पहले से पता है कि ये .NET Core 3.1 की कंसोल एप्लीकेशन। ठीक हो गया, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कल हम लोगों ने एक काम किया था कि हम लोगों ने अपना जितना भी कोड था वो एक क्लास फाइल के अंदर लिखा था। मैं आज यहाँ पर एक स्टेप और आगे जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं क्लास लाइब्रेरी का। किसका? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की टेंशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि जब आप शुरू में सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप लोगों को एक अजीब सा हो कि यार समझ आ गई है लेकिन ग्रैस्प नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं आएंगी। ओके, चलें जी, हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ अ क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट? हमारे पास प्रोजेक्ट की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स थी, हमने पहले देखा था। अगर इसको देखना चाहते हैं तो ऑल्ट इंटर करके, सॉरी, मैं ऑल्ट इंटर करता हूँ, और ऑल्ट इंटर करते हैं तो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं और यहाँ पे आउटपुट टाइप आपको पता चल जाती है। मैंने भी बताया है आपको कि प्रोजेक्ट की कितनी टाइप्स होती है। आउटपुट 3 टाइप्स होती हैं। या तो वो कोई विंडोज़ एप्लीकेशन बनेगी, या वो कोई कंसोल एप्लीकेशन बनेगी, या क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनेगा। क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की कोई आउटपुट नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक DLL फाइल बनाता है जो किसी और प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाई जा सकती है। ठीक हो गया, मैं अब एक काम ये करता हूँ, यानी कि आपसे ऑनवर्ड हम लोग काम किया करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक नया प्रोजेक्ट। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक किया, सॉरी, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैंने कहा ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की टाइप क्या है? दैट विल बी ओवर प्रोजेक्ट टाइप। यहाँ पे हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, और प्लेटफॉर्म विंडोज़। अच्छा चलिए, अभी मैं अगर विंडोज़ ना लूँ, मैं कहूँ ऑल प्लेटफॉर्म, तो वी कैन सेलेक्ट विद सी शार्प क्लास लाइब्रेरी .NET कोर, दिस वन, सी शार्प क्लास लाइब्रेरी .NET कोर। तो .NEट याद रखना है, इसको सी शार्प के अंदर करना है। ये ना यही ऑप्शन आपके पास VB के अंदर भी आ रही होगी, तो डोंट गेट इनटू दैट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। विजुअल स्टूडियो को इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आपका प्रोजेक्ट की लैंग्वेज कौन सी है, वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो क्लास लाइब्रेरी विद .NET कोर, गो फॉर दिस वन। और क्लास लाइब्रेरी या इस क्लास लाइब्रेरी का मैं नाम क्या रखता हूँ? इस क्लास लाइब्रेरी का नाम मैं मॉडल्स रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? मॉडल्स। मॉडल जैसे इसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, हमारे डोमेन मॉडल होंगे, डाटा मॉडल होंगे हमारे पास। जस्ट मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ताकि हम लोग आगे जो ही बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जब लेयर्ड आर्किटेक्चर की बातें शुरू होंगी तो वी विल गेट इनटू दैट अंडरस्टैंडिंग अ वेरी क्लियर पिक्चर, विद अ वेरी क्लियर पिक्चर कि इसके अंदर मॉडल्स क्या है। तो अब हम मॉडल्स की बात करते हैं।
डोमेन मॉडल से मुराद है कि अभी हमारी डोमेन क्या है, हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग एक ई लर्निंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड अ ई लर्निंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर ई लर्निंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो ई लर्निंग सिस्टम के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है वो हम चेंज करते हैं। आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दूंगा काम करने की वो ई लर्निंग के ऊपर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा बैंक अकाउंट की। ठीक है, वी विल डिस्कस अ केस स्टडी फॉर द बैंक अकाउंट। ओके, अच्छा मैं अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ यूजिंग एम एस पेज। जो हमारी केस स्टडी होगी वो ये होगी, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट, दिस इज ओवर बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट का क्या होता है, कोड होता है, टाइटल होता है, ऐसे ही होता है, ओपनिंग, बैलेंस होता है। ठीक है, अच्छा कब ओपन किया गया, ठीक है, ये बातें हम करते हैं। और इस वक्त इसका बैलेंस क्या है, ऐसा ही है, मान ली बातें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, ऐसा ही है ना, यानी कि ये क्या चीज़ें हैं, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम इसके मेथड्स की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मेथड होंगे, विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, चलिए हम फंक्शन नहीं बनाते फिलहाल, हम वैसे लिखते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि इसके अंदर से विड्रॉ करा सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दो मेथड हम इसके अंदर रख देते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि यार बात ये है कि बैंक अकाउंट की कुछ टाइप्स होती हैं, बैंक अकाउंट की कुछ टाइप्स होंगी। हमारे पास एक बैंक अकाउंट होगा, यानी कि ये बैंक अकाउंट कौन सा होगा, सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, अगेन ये बैंक अकाउंट हमारे पास होगा, दैट विल बी ओवर करंट बैंक अकाउंट। अभी पता चलेगा। आप लोगों में से किसी ने कभी कोई बैंक अकाउंट खुलवाया होगा भाई, हाँ जी, नहीं, आप जब भी बैंक में जाते हैं ना तो बैंक आपको कहता है कि भाई बताएं आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है या करंट बैंक अकाउंट खोलना है। सेविंग बैंक अकाउंट का एक नॉर्मल लेमैन में ये मतलब होता है कि ये पीएलएस अकाउंट होगा, प्रॉफिट लॉस, यानी कि इसमें जो आपकी अकाउंट अमाउंट होगी ना, बैंक उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देगा, और अगर लॉस हुआ तो दूसरी तरफ भी जाएगा काम। ठीक है, करंट भी होता है कि आपने 1 लाख रुपया लिखवाया, 1 लाख ही पड़ा हुआ है आपका हमेशा के लिए, नो प्रॉब्लम। वो सब कुछ होता है लेकिन हम यहाँ पर वो तो चीज़ पढ़ने नहीं बैठे। ओके, मैं अब एक और बात करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस रूल की तरफ आते हैं। वो ये आते हैं कि हम ये कहते हैं कि लेट से जब भी करंट बैंक अकाउंट के अंदर, करंट बैंक अकाउंट के अंदर जब भी कोई चीज़ विड्रॉ की जाएगी, ऑन विड्रॉ, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर ना आपने, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5% ऑफ अमाउंट
या चलिए 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम कहते हैं कि 0.17 इतना परसेंट ऑफ द अमाउंट आपने टैक्स रिसीव करना है। हम कहते हैं कि टैक्स जो है वो इस तरह इसके अंदर से लिया जाएगा, ठीक है, हर अमाउंट से हम एक सिंपल सा इसके अंदर लगा देते हैं। और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ऑन विदड्रॉ, इसके अंदर जो टैक्स है वो हम लोग कहते हैं कि अगर तो अमाउंट इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, तो हम लोग इसके पास से कहते हैं कि 25 रुपीस इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक सिंपल सा रूल बनाते हैं ताकि हम लोग कुछ कर सकें। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ समझ में आती है, इंसान कहते हैं हाँ यार बिल्कुल ऐसी तो मैंने बड़ी चीज़ें देखी हैं, ऐसी केस स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इस केस स्टडी को अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़े, हाउ कैन वी डू दैट? दिस इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज अ, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करना देखते हैं, बात समझे? अच्छा, अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने थोड़ा सा पिक्टोरिकल बताया। व्हाट डज इनहेरिटेंस मीन इन एक्चुअल? इनहेरिटेंस का मतलब अगर लफाजी तर्जुमा लें तो दैट इज, इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है? जो विरासत में आती है। क्या आती है? विरासत में आती है। तो जो चीज़ विरासत में आती है क्या वो सबको पता होती है? नहीं। यानी कि मतलब ये है कि जो चीज़ विरासत में आती है वो क्या सब इंसानों को मिलती है? यानी कि क्या मेरी विरासत आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि वो विरासत जो है या वो चीज़, वो प्रॉपर्टी, वो फंक्शनैलिटी, वो एट्रीब्यूट, ऐसा ही है ना। हम पैसे रुपयों के सेंस में बात नहीं करते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड एंड एट्रीब्यूट्स के वजह से बात करते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ हमें मिलती है वो प्रॉपर्टीज, मेथड और एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है ना, जो हमें मिल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ डाउन द चेन देख सकती है। तो यहाँ पर हमने पहले एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। एक एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर दूसरी क्लासेस के लिए प्राइवेट होता है लेकिन डिराइव क्लासेस के लिए पब्लिक हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत सिंपल सी हम बात करते हैं। ये जो हमारी बैंक अकाउंट की क्लास होगी दैट इज माई बेस क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास, ठीक है, या इसको सुपर क्लास का नाम भी देते हैं लोग। ठीक हो गया? ये इस क्लास के तीन डिफरेंट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक हो गया? और ये जो क्लासेस हैं सेविंग और करंट, दीज आर माय चाइल्ड क्लास कहलाती है। इनहेरिटेड क्लास कहलाती है। ठीक हो गया ना? ये इनका नाम। अच्छा अब हम लोग आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मैं अपनी मॉडल की लाइब्रेरी में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके ऐड अ न्यू क्लास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं बैंक अकाउंट, ऐसे ही। और इस क्लास के पीछे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक का आप डालेंगे हम लोग।
ताकि जो लाइब्रेरी इसको यूज़ करना, जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहे वो कर सके, जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहे वो कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से पब्लिक का कीवर्ड ख़त्म कर देता हूँ और मैं अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ प्रोग्राम फाइल के अंदर आके मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, कंसोल ऐप के अंदर मेरा मॉडल्स का प्रोजेक्ट यूज़ हो सके। क्या हो सके? यूज़ हो सके। इट्स सो सिंपल। ये तो बहुत एक मासूमाना सी ख्वाहिश है, पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक आम बंदा आएगा, डेवलपर, वो कहेगा चलो जी बैंक अकाउंट, वो कहेगा है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? हर वो चीज़ जिसकी नेम स्पेस अवेलेबल हो वो यहाँ पर यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये कंसोल क्यों यूज़ हो सक रहा है? क्योंकि सिस्टम की नेम स्पेस अवेलेबल है। सिस्टम की नेम स्पेस गायब कर दो, ये कंसोल भी एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, ये जो हमारे पास जो नेम स्पेसिस हैं ये ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास हेडर फाइल हुआ करती थी। C++ के अंदर हेडर फाइल, सी के अंदर हेडर फाइल होती थी ना हमारे पास। ठीक है, जैसे कॉन आईओ डॉट एच, stdio डॉट एच, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, दीज आर द बंडल ऑफ लाइब्रेरीज, हेडर फाइल जो कि हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ द सेम थिंग। अब इन नेम स्पेसिस को कैसे लाया जाए? अब चलिए, अब इसका मतलब है कि अगर मैंने बैंक अकाउंट की नेम स्पेस लेकर आनी है तो मैं क्या कहूँगा? यूजिंग मॉडल्स। इज इट सो? ठीक है, हम कहेंगे ठीक है भाई, ये कौन सा मुश्किल काम है, हम कहेंगे यूजिंग मॉडल्स। वो एरर दे रहा है, कह रहे नहीं भाई, ये मेरे सारे पॉइंट बड़ा तरतीब से याद रखिएगा। जिस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है उसका नेम स्पेस ऊपर होना चाहिए। अब मैंने नेम स्पेस नहीं थी, मैंने नेम स्पेस डाली, वो कह रहा है भाई मैं इस नेम स्पेस को पहचानता ही नहीं, ये कहाँ से आई है नेम स्पेस? हम कह रहे हैं भाई ये सामने पड़ी है नेम स्पेस, क्यों नहीं पहचान रहा तू इसको? तेरी सोल्यूशन में पड़ी है, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो क्या हुआ? यही तो फर्क हुआ ना, यही तो मेन मसला है इसके अंदर कि हम लोग जिस लाइब्रेरी के अंदर या जिस प्रोजेक्ट के अंदर, इनफैक्ट ये क्लास लाइब्रेरी है ना, लेकिन मैं इसको प्रोजेक्ट का नाम बोलता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये नेम स्पेस पड़ी है उस प्रोजेक्ट को हमारा प्रोजेक्ट पहचानता ही नहीं है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है। उसकी एग्जिस्टेंस इसको कैसे बताई जाए? इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिस प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना है, जिस प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम कहेंगे ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। क्या? प्रोजेक्ट रेफरेंस। और यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे डिफरेंट। अभी चूंकि एक ही प्रोजेक्ट मेरे पास उसके अलावा है तो वही प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है ठीक है भाई तुम ये वाला प्रोजेक्ट जो है अपने पास ऐड करो, और हम कहते हैं ओके। जो ही हम कहते जाएंगे, ठीक है, तो मॉडल्स की नेम स्पेस के ऊपर से एरर खत्म हो जाएगा। अब ये कहेगा जी मुझे पता है ये बैंक अकाउंट क्या है। ठीक है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या आएगा? अब हमने वो सारी फंक्शनैलिटी हल कर दी है जिसकी वजह से कोई लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी नेम स्पेस के अंदर मौजूद एक्सेसिबल, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एक्सेसिबल फंक्शन, एक्सेसिबल क्लास, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, वो हो जाए। अभी भी वो कह रहा है नहीं मैं बैंक अकाउंट को नहीं पहचानता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि हमारी बैंक अकाउंट की क्लास इस वक्त बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हुई हुई है। ठीक हो गया? जो ही मैं इसके पीछे पब्लिक का कीवर्ड डालता जाऊंगा ये कहेगा जी वेरी गुड, मिल गया जी, मिल गया। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंट्रोल के सी, वी शुड कमेंट आउट बैंक अकाउंट। अच्छा, अब बैंक अकाउंट के अंदर इस वक्त अगर मैं बैंक अकाउंट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, और मैं कहूँगा टाइम इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। मैं कल एक लेक्चर, इस कल के लेक्चर की एक बात रिपीट करता हूँ,
Where does this come from? This is a constructor, this is a special kind of function which come from the default construction implementation of the C sharp. ठीक है, जब तक हमारे पास कोई फंक्शन कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता किसी क्लास के अंदर, तो बैक ऑफ द डेफिनेशन हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये कब तक एग्जिस्ट करता है? जब तक हम कोई कंस्ट्रक्टर बना ना दें। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटर लेस ही होते हैं? हाँ जी, हमेशा पैरामीटर लेस होता है। हम कहते हैं ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, सीट और लिख के 2 दफ़ा टैप करूँगा, मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। हम कहेंगे अच्छा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं कहूँगा नहीं भाई ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो चुका है इस वक्त। जो ही आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आप कहते हैं नहीं यार इसकी फंक्शनैलिटी तो वही है ना जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहा था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जितनी भी वैल्यू टाइप्स हैं उनको उनकी डिफ़ॉल्ट से और रेफरेंस टाइप को नल से इनिशियलाइज कर देता है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है ना? लेकिन हमारा ये कंस्ट्रक्टर वो काम नहीं करता, इसके अंदर एक्सप्लिसिटली वो काम करवाना पड़ता है। गॉट इट? अच्छा, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, इसे मैं कमेंट करता हूँ, मैं अब इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आके मैं काम करता हूँ। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे डिफाइन किए। द फर्स्ट ऑफ द एट्रीब्यूट इस के हमारे पास कोड, टाइटल, ओपनिंग बैलेंस, ये सारी कहानियाँ चाहिए। ओके, मैं कहता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग कोड, ठीक है। अच्छा, क्या प्राइवेट लिखना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा डू राइट दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका जो कोड है वो 100% प्रोवाइड किया जाएगा, 100% प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम कहेंगे अंडरस्कोर कोड, लेकिन ये जो कोड की असाइनमेंट है ये हम कैसे करेंगे? ये वाया प्रॉपर्टी करेंगे, वाया प्रॉपर्टी करेंगे। तो यहाँ पर हम मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग को, प्रॉपर्टी का नाम कोड, प्रॉपर्टी का गेट असाइन कर दूंगा और गेट में मैं कहूँगा रिटर्न क्या? कोड। और सेट में मैं कहता हूँ जी कि कोड इज इक्वल्स टू वैल्यू, लेकिन मैं एक हरकत ये करता हूँ कि सेट को प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कोड प्रॉपर्टी के थ्रू अंडरस्कोर कोड भेजता हूँ, ताकि अगर मेरी यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल रहे। यहाँ पे मैं कहता हूँ टू डू ऐड योर कस्टम कोड, ठीक है, और लॉजिक प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि इसको कोई एक्सेस करे। एक्सेस का मतलब है इसको कोई सेट ना करे सिवाय कंस्ट्रक्टर के। अगर किसी ने आना है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगा, बाद में बैंक अकाउंट का कोड चेंज नहीं हो सकता। ऐसे तो ये ऐसे थोड़ी है कि गए बैंक अकाउंट में और कहा नहीं सर ये जो है ना बैंक अकाउंट कोड 1217983 मुझे पसंद नहीं, आप ऐसा करें इसको 1218787 कर दें सर, मुझे ये बहुत मेरा लकी नंबर है। ऐसा तो नहीं होता ना बैंक अकाउंट, ऐसे ही है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर अब टाइटल टाइटल ऑफ अकाउंट होता है ना जैसे, ठीक है। तो अच्छा, वो अब बनाने के लिए मैंने अब ये काम तो ऐसे किया था, मैं दूसरा काम अब मैं प्रॉप खोल के कोड स्निपेट्स के थ्रू करता हूँ। स्ट्रिंग टाइटल ऑफ अकाउंट एंड टाइटल ऑफ अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक छोटी सी लॉजिक लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ वैल्यू डॉट, अच्छा हाँ, हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, क्या चीज़? वैल्यू। और स्ट्रिंग डॉट इज नल और वाइट स्पेस, क्या चीज़? वैल्यू, ठीक है। तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे आप लोग। हमेशा इस चीज़ की सजेशन है आप लोगों के लिए कि हमेशा आप डिफेंसिव कोडिंग की तरफ जाया करें। डिफेंसिव कोडिंग का मतलब है कि हमेशा अपनी फॉल्स कंडीशंस को पहले ट्रीट कर लें,
ठीक है, फॉल्स केसेस से निकल के जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे कंट्रोल पहुँच गया तो इसका मतलब है इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड एंड ओके टू बी विद इट। ओके, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ओके सारा कुछ सही हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे मसला आ गया तो हम लोग कहेंगे ओके थ्रो न्यू इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। मैंने कल बताया था कि इस एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। ठीक है, टाइटल कांट बी नल और एम्प्टी। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? ये मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को कल के कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अब ना हो, क्योंकि हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के अंदर अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने टाइटल के बारे में बात कर ली, नेक्स्ट इज द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा जो ओपनिंग बैलेंस है, अगेन ओपनिंग बैलेंस हम हमेशा हर सूरत में एक ख़ास फिक्स अमाउंट करते हैं कि मिनिमम इतना होना ही होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट क्या करता है कि ओपनिंग बैलेंस कहता है भाई 500 रुपये जमा कराओ तो मैं अकाउंट खोलूँगा, 5 लाख रुपये जमा कराओ तो कॉर्पोरेट अकाउंट खोलूँगा, वट एवर द कंडीशंस, आई डोंट नो। ठीक है, बट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कंडीशन। ऐसा नहीं होता कि बैंक आएगा आपके पास अकाउंट में 0 रुपये है तो चलो जी अकाउंट खोले और जाएँ ऐश करें। ठीक है, जो 5 साल बाद कमाएंगे तो उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट को ऑपरेटिव रखने के लिए भी बैंक का खर्चा लगता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट डेसिमल, और उसको मैं कहता हूँ कि दैट माई ओपनिंग बैलेंस पैरामीटर में आया करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास एक फील्ड बना लेता हूँ डेसिमल ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और इस ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कहते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं पब्लिक डेसिमल, और इसका नाम मैं ओपनिंग बैलेंस ही रखता हूँ। ये ज़रा देखिएगा मेरी कन्वेंशन को। ठीक है, और मैं कहता हूँ गेट में हम कहते हैं ओके रिटर्न ओपनिंग बैलेंस, और सेट को मैं कहता हूँ प्राइवेट सेट, कि अगर ओपनिंग बैलेंस को चेंज करना भी पड़े तो हमारी कोई इंटरनल बिजनेस लॉजिक हो जो उसको छेड़ रही हो, बाहर से कोई डॉट करके ओपनिंग बैलेंस को 5 लाख ना कर दे। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे ओके हमारा ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं इफ वैल्यू इज लेस देन व्हाट, एग्जांपल के तौर पर 500। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन के बजाय हम कहते हैं इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की डिफरेंट टाइप्स होती है, मैं जानबूझ के इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, और यहाँ पे कहते हैं कि इनवैलिड ओपनिंग बैलेंस, गॉट दैट। और अगर ओपनिंग बैलेंस इससे ज़्यादा है तो आ जाएगा। अच्छा, अब अगेन बात आती है कि सर ये ओपनिंग बैलेंस की ये जो लिमिट है क्या ये हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इसको भी पैरामीटर में? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल, ये भी काम सारा हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आगे आएगा स्टैटिक का, वो मैं समझाऊंगा आपको कि स्टैटिक के केस में क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ होती है स्टैटिक और एक चीज़ होती है रीड ओनली, दो डिफरेंट होती हैं चीज़ें। ये काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास अब बैलेंस आ गया। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बैलेंस के अंदर क्या होगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर हम लोग एक फील्ड रखते हैं, हम कहते हैं ओके दैट्स प्रॉप फुल, दैट्स माय डेसिमल बैलेंस बैलेंस, और इसको मैं डेफिनेटली इसको मैं कहूँगा बाहर से कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को मैंने क्या साइन कर दिया, अंडरस्कोर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और इसके बाद मैं काम ये करता हूँ कि जो ही अकाउंट खुलता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप ये चाहते हैं कि नहीं यार ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो क्या बैलेंस का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमने बैलेंस तो दिखाना है ना।
अगर मेरे अकाउंट में 15,500 रुपया पड़ा हुआ है और 500 रुपया ओपनिंग बैलेंस था, तो मेरे अकाउंट में तो 15,500 है ना। मैं जब बैलेंस इनको ऐड करूँ तो मुझे आए ना। तो आई शुड से कि ओके यार, बैलेंस इज इक्वल्स टू क्या कर दो, ओके ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस में आ गया तो इस प्रॉपर्टी को मैं रीड कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को राइट करूँ और प्रॉपर्टी से रीड करूँ। कीप दिस थिंग इन माइंड, मैं हमेशा प्रॉपर्टी के थ्रू काम कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं कर रहा किसी भी फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फुल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के साथ कोई फील्ड या कोई एट्रीब्यूट मैनिपुलेट किया जा रहा हो, उसको फुल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, क्या ऑटो प्रॉपर्टीज भी होती है? हाँ जी, ऑटो प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी बैकएंड पे कोई फील्ड नहीं होती, वो खुद ही एज अ फील्ड भी काम कर रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रॉप लिख के 2 दफ़ा टैप करूँ, दिस इज माई ऑटो प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये मेरा बैलेंस है। ठीक है। अब मैं बैलेंस जब भी असाइन करने आता हूँ, बैलेंस के अंदर भी मेरे पास कुछ लॉजिक होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ क्या वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, तो मैं कर दूंगा ना थ्रो इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। इनवैलिड बैलेंस अमाउंट। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो उसका मतलब है कि वैल्यू को असाइन कर दो। वैल्यू 0 हो सकती है, बैलेंस 0 जा सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? सही है, ये काम हमने कर दिया। उसके बाद क्या हमारे पास डेट ऑफ क्रिएशन, अकाउंट बना कब। ठीक है, अब ये जो क्रिएशन डेट है ना, अकाउंट क्रिएशन डेट, इसके साथ मैं वो हरकत करूंगा जो मैं कह रहा था, क्या ऑटो प्रॉपर्टी डेट टाइम क्रिएटेड, और इसका सेट गायब कर दूंगा। ठीक है, और मैं कहूँगा ओके क्रिएटेड इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नो। अभी की डेट असाइन कर दूंगा इसके अंदर, जिस वक्त ये एक्टिविटी हो रही होगी, जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट, इसका ब्लूप्रिंट, इस पूरी इम्प्लीमेंटेशन का ब्लूप्रिंट मेमोरी में बनेगा। ठीक होगा? हमने ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर ली। अब रहेगी अगली कहानी, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज ओवर मेथड पब्लिक वॉइड विड्रॉ, क्या होगा, डेसिमल अमाउंट। ऐसा ही है ना? और इसी तरह हमारे पास लॉजिक होगी डिपॉजिट। सिंपल। ठीक है, मैं कहता हूं कि विड्रॉ के अंदर हम क्या करेंगे, विड्रॉ के अंदर हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक चेक लगाएंगे। क्या बोला? हम लोग कहेंगे कि इफ, क्या चीज बोला, अब ये हमने देखना है कि ये जो अमाउंट है हमारी, दैट अमाउंट इज ग्रेटर देन, ठीक है, बैलेंस माइनस ओपनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ही काम करते हैं। तो बैंक कहता है भाई ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं निकलेगा आपके अकाउंट से। ये वेरी कर सकती है डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, बैंक कहता है कि यार अमाउंट मस्ट नॉट बी लेस देन दिस। इफ दैट अमाउंट, यानी कि मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ 15,500 रुपया पड़ा है, निकाल लो 15,500। बैंक कहता है भाई तुम 15,500 नहीं निकाल सकते, तुम 15,000 निकाल सकते हो। 500 रुपया तुम्हारे अकाउंट में रहना चाहिए। मैं एक पूरी एक केस स्टडी फिक्टिशियस एक्सप्लेन करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है
तो हमें चाहिए कि यहाँ पर कुछ सिग्नल जनरेट कर दें। क्या कर दें? कोई सिग्नल जनरेट कर दें। वो सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसकी टाइप बूल ले लेता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स, और डिफॉल्ट में मैं कह देता हूँ रिटर्न ट्रू। रिटर्न फॉल्स का मतलब है कि इधर से ही कंट्रोल वापस चला जाएगा फॉल्स होके। तो जो यूज़र होगा ना उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि मैंने अगले क्लाइंट को मैसेज दिखाना है कि भाई ऑपरेशन फेल्ड। ठीक हो गया एक बात। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, अगर ऐसा काम नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही, तो हम लोग इसको कहेंगे यार ऐसा करो कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, तो क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट? दीज आर टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इज इट सो ना? इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये काम हो गया और इस तरह हो गया। क्लियर है? सेम ये काम मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये विड्रॉ वाला काम था, ये डिपॉजिट वाला काम है। ठीक है, डिपॉजिट वाले काम में हम क्या करेंगे? डिपॉजिट वाले काम में हमारी थोड़ी सी लॉजिक चेंज होगी। हम कहेंगे कि भाईजान तुम जो अमाउंट जमा करा रहे हो कहीं वो लेस देन जीरो तो नहीं है? ठीक है, अच्छा इसको क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक और बात है, यहाँ पे रिटर्न ट्रू, और अगर वो नहीं है तो बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। ठीक है ना? ना लेस देन होनी चाहिए ना इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि मैं एटीएम में जाऊँ, मैं कहूँ पैसे जमा करवाने हैं और पीछे लाइन लगी हुई है कि 0 रुपये एंटर करो, वो मजाक बन जाएगा उस मशीन का। ठीक है ना? ये चीज़ है। ये बहुत बेसिक लेवल की इम्प्लीमेंटेशन है जो बिल्कुल समझ में आती है कि कुछ। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं। हम कहते हैं भाई आप ये बताएं अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, अब इस बैंक अकाउंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये अकाउंट किस टाइप का है, क्या सेविंग है या करंट है। इसको इंप्लीमेंट करने के कई तरीके हैं। वन ऑफ देम इज, क्या हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक कहता हूँ, जो तरीका मैं चाहता हूँ, मैं एक इनमरेशन बनाता हूँ अकाउंट टाइप। व्हाट आर दीज इनमरेशंस? ये इनमरेशन ये होते हैं कि देखिए अभी अगर मैं कोई काम करूँगा, मैं कहूँगा भाई बैंक अकाउंट की टाइप बनानी है, सेविंग बैंक अकाउंट, मैं कहूँगा इसको 1 कह दो, करंट बैंक अकाउंट को 2 कह दो। ठीक है, और कोई और अकाउंट की टाइप आ जाती है, कोई आपका जॉइंट अकाउंट है, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी टाइप्स 1 2 3 4 5, अभी तो हमें वो बिल्कुल याद होंगे। थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि देखो ज़िंदगी में कोई एक प्रोजेक्ट तो करना नहीं, अगर एक ही प्रोजेक्ट करना है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मसला ही कोई नहीं, फिर तो एक से रहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम करना पड़ जाए तो वो नंबर थोड़े अरसे बाद एक बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक में बदल जाएंगे जिनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। दीज विल बी द मैजिक वैल्यूज, वो जादू होगा जो हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन मैजिक नंबर्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ आई है, दैट इज इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन बैकएंड के ऊपर होती वैल्यूज इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट या जिस मर्जी टाइप की हैं, लेकिन लिखने में वो अंग्रेजी के वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ कि सेविंग और करंट, मैंने दो इन्यूमरेशन बना दिए। अब इस इन्यूमरेशन की डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है? इंटीजर। क्या होती है? इंटीजर। और इसके सबसे पहले इंडेक्स पे जो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, जो वैल्यू रखी जाती है, वो क्या होती है? वो जीरो होती है। आई वॉन्ट कि नहीं यार ये वन हो जाए, ठीक है, ये वन होगी और अगली टू हो जाएगी। इज इट सो? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं है ना? दीज आर क्वाइट क्लियर, गुड। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कभी ऐसा देखा है बैंक में कि मैंने एक बैंक खोला, बैंक अकाउंट खोला, और मैं वो बैंक अकाउंट मैंने सेविंग बैंक अकाउंट बोला था।
मेरे बैंक अकाउंट क्या था, सेविंग था। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा नहीं जी देखे ना, मैं ना सेविंग में नहीं जाना चाहता ना, सूद बहुत है जी इसके अंदर, देखिए मैंने तो पढ़ा है कि ये बातें बड़ी बुरी होती हैं ना, तो मेरे अकाउंट को ना आप ऐसा करें सूद फ्री कर दें। तो मैंने पूछा इसको अगर करंट कर दूं तो मसला हल हो जाएगा। तो बैंक आपको क्या कहेगा, भाईजान इस अकाउंट को क्लोज करवा दें, नया अकाउंट खोल लो। ऐसा ही है ना, बड़ी प्रैक्टिकल बात बताते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि जो बैंक अकाउंट की जो टाइप है ये एक दफ़ा फिक्स हो जाती है और ता क़यामत यही रहेगी। ये अकाउंट क्लोज हो सकता है, इसकी टाइप शिफ्ट नहीं हो सकती। ऐसा ही है। गुड, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी जल्दी माशाल्लाह समझ आ जाता है। गुड, दैट्स गुड। हम लोग यहाँ पे अब कहते हैं, अब इसका मतलब है कि इसके लिए हम लोग ऑटो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे और अकाउंट टाइप और अकाउंट टाइप, ठीक है। और इसके अंदर सेट उड़ा दूंगा। क्या उड़ा दूंगा, सेट उड़ा दूंगा। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और है, हाँ ये कस्टम, ये देखें ना आप, अकाउंट टाइप, और मैं कहता हूँ ये अकाउंट टाइप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। अकाउंट टाइप एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी, और मैं कहता हूँ अकाउंट टाइप को असाइन कर दूंगा अंडरस्कोर अकाउंट। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसके अंदर। अब हमें बातें समझ में आ रही है कि दैट्स गुड यार, ठीक है ये मसला हल हो गया। अब हम इन दो लाइनों से निकल के यहाँ बाहर आ गए। अब आगे बात आती है कि विड्रॉ के ऊपर क्या करना है। अब इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ। हम देखते थे कि यार ये जो किसी का, मानी कि हम कहते हैं कि आज से 40 साल पहले उसके वालिद ने एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है। वो एक जगह पे जो है ना क्या लगाता था, चावल लगाता था, और करते 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 उसका बहुत बड़ी फूड चेन बन गई, ठीक है। लेकिन अब उसकी चूंकि दूसरी तीसरी नस्ल आ गई तो उन्होंने कहा नहीं यार अब ऐसा करते हैं इसके अंदर ना कुछ नए आइटम्स लेकर आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट उनका वही है, देसी फूड, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा करते हैं साथ हम लोग ना क्रिस्पी बर्गर भी रखते हैं, फ्ला भी करते हैं। व्हाट आर दे डूइंग, जो चीज़ उन्हें इनहेरिटेंस में मिली है, इनहेरिटेड मिली है, वो उनको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, फीचर्स की एक्सटेंस। एक बड़ी जेनेरिक सी चीज़ है, यानी कि अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ना, गोरे ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जो दुनिया से बाहर की है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हम प्रैक्टिकल चीज़ों के कॉन्सेप्ट में समझेंगे, चीज़ें बड़ी आसान रहेंगी। नहीं समझेंगे मर जाएंगे, कभी भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब है कि ये जो विड्रॉ डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी है, वी वांट टू एक्सटेंड दैट फंक्शनैलिटी, वी वांट टू एक्सटेंड दैट फंक्शनैलिटी। गुड। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो एक क्लास और बनाते हैं। इस क्लास का नाम हम कहेंगे सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। और एक और क्लास बनाएंगे, उसको क्या नाम देंगे, करंट बैंक अकाउंट। और दैट, और डेफिनेटली दोनों को क्या करेंगे, पब्लिक, ताकि हमारी वो लाइब्रेरीज को यूज कर सके, जो भी प्रोग्राम हो वो इसको एक्सेस कर सके। इज इट सो, वेरी गुड। अच्छा अब मैं कहता हूं कि ये सेविंग बैंक अकाउंट है तो सही, लेकिन ये अपनी सारी चीजें कहां से लेकर आएगा, बैंक अकाउंट से। तो मैं कूलन डाल के बैंक अकाउंट जो ही लिखूंगा तो मेरे पास चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा अब मैं ये काम करने से पहले एक काम और करता हूं। एक बात याद रखें हमेशा, हमारे पास जितनी भी क्लासेस बन रही हैं, जो भी क्लासेस हम बनाते हैं, ये हर क्लास एक पेरेंट क्लास से बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होती है। कैसे देखेंगे हम लोग इसको, क्लास व्यू में आ जाए, क्लास व्यू में आ जाए, मॉडल्स को खोलें, मॉडल्स के अंदर ये खोलें, इसके अंदर देखिएगा गौर से, मैं बैंक अकाउंट खोलता हूँ, बैंक अकाउंट की बेस टाइप को खोलता हूँ, बेस टाइप में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। और दैट, यानी कि ये क्लास मेरी ऑब्जेक्ट की क्लास इनहेरिट हो रही है। ऐसा ही है, ठीक हो गया ना, सही। एक बात तो हमें ये बात बिल्कुल समझ आ गई, ये क्या चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टर है और ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। ऐसा ही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की क्लास को जाके देखना शुरू करूं
ओके, हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में नहीं आते, हम लोग यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसको F12 करते हैं। ठीक है, अब हमें एक बात समझ में आती है कि यार ठीक है, ये तो दो स्टैटिक है, इनके बारे में तो भूल जाएं मेथड। जो फंक्शनैलिटी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी डिराइव क्लास के अंदर, उसको बेस क्लास में वर्चुअल डिक्लेयर करना होता है। क्या करना होता है? वर्चुअल डिक्लेयर करना होता है। जिस फंक्शनैलिटी को डिराइव क्लास अपने तरीके से रीडिफाइन कर सके। देखिए, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कर सकना और एक जरूर करना। ठीक है, इट कैन इम्प्लीमेंट एंड इट हैव टू इम्प्लीमेंट, इट हैज टू इम्प्लीमेंट, ये दो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, दोनों इनहेरिटेंस में ही आते हैं। एक वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, और एक दूसरा कीवर्ड है, थोड़ी देर में आगे चल के बोलते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चले यार, अब बात यह है, इसका मतलब है कि अगर बेस क्लास के अंदर कोई चीज वर्चुअल है तो डिराइव क्लास में वो चीज मिलेगी। ऐसा ही है, इस वक्त ये क्लास मेरी कहां से इनहेरिट हो रही है? ऑब्जेक्ट की क्लास, यानी कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट होती है हर क्लास। अच्छा, अब बात यह है कि अगर वो बेस क्लास में वर्चुअल है तो डिराइव क्लास को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ है कि नहीं है, कि कौन सा फीचर है जो मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ? एक तो उसकी डेफिनेशन में जाके बेस क्लास की, दूसरा यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड जो ही डालेगा, स्पेस लगाएगा, तो उसको वो मेथड मिल जाएंगे जो मेथड ये एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस चीज़ के बारे में, ये बात हो गई, इस बात को यहीं रोकते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं। हमने जब यहाँ पे आके बैंक अकाउंट की क्लास लिखी, फौरन इसने चीखना शुरू कर दिया, इसने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्यों? वो इस वजह से कि जिस मेथड से बेस क्लास जनरेट हो रही है, या बेस क्लास की जनरेशन का जो फिनोमेना है, वो फिनोमेना चाइल्ड क्लास के अंदर होना मस्ट है। बेस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उस टाइप का कंस्ट्रक्टर, उस पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में होना मस्ट है। चाइल्ड क्लास के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर बेशक हों, लेकिन अगर उस टाइप का कंस्ट्रक्टर या उस सिग्नेचर का कंस्ट्रक्टर नहीं मौजूद, इट विल डेफिनेटली कंप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल, देखा मैं जनरेट ही नहीं कर सकता अपने आप को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको कहते हैं कि, बल्कि नहीं, ये देखिए इधर आ जाए, इधर आके इसको ये करें, इसको कहें जनरेट कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। कल हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी थी, हम लोगों ने कहा था कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कर रहे थे ना हम लोग कल। वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद इन द क्लास थे, इसलिए जो कीवर्ड यूज होता था वो दिस का यूज होता था। वो देखें यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, बेस। अक्रॉस द हायरार्की जब चेनिंग होती है कंस्ट्रक्टर की, तो उसको क्या कहते हैं, बेस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। विद इन द क्लास होती है तो उसको दिस के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। ये इसकी बेस क्लास, इनकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटर्स ले रहा है और पैरामीटर लेके बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा है। ठीक है ना, ये कह रहा है भाई ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड मुझे मिले, पैरामीटर मिले, और ये पैरामीटर मैं बेस क्लास को भेज रहा हूँ, ताकि ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट कहाँ से होना है, बेस क्लास से, हमारे मेथड के अंदर। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर हम जरा गौर से देखें, तो क्या अगर बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसका कंस्ट्रक्टर को पूछना चाहिए कि मैं कौन से अकाउंट टाइप हूं? नहीं, लेकिन बेस क्लास को तो चाहिए, बेस क्लास को ये पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पे ये हम अकाउंट टाइप डॉट सेविंग हार्ड कोड करके भेज देंगे। क्या कर देंगे? इस कॉन्सेप्ट को समझे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बेस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका तीसरा आर्गुमेंट क्या है, अकाउंट टाइप। लेकिन अगर सेविंग बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मैं क्यों यूजर से पूछूं कि मुझे अकाउंट की टाइप बताओ? इनोमरेशन से आया है।
असल में बात पता क्या है, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात ये बताता हूँ कि हम लोग असल में ना, ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक, दीज आर द वेरी कॉमन सिनेरियोज। हम लोगों ने ना कभी अपने दिमाग को इतनी ज़्यादा रिजिलियंस में यूज़ नहीं किया होता, इतने प्रेशर में यूज़ नहीं, यानी कि दिस इज़ नॉट अ प्रेशर, मैं इसको प्रेशर नहीं कहता, जो लेक्चर हमारा चल रहा है ना, इट्स नॉट अ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की हम तब होती, मैं कहता 9 टू सुबह 9 से रात 9 बजे तक लेक्चर हो रहे हैं और धड़ाधड़ क्लासें हो रही हैं भाई अगले 10 दिन के बाद, और आप लोगों ने इसके बाद ना सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी बैठना है, ओह दैट्स अ प्रेशर गेम। इट्स नॉट अ प्रेशर गेम। अगर 1 घंटे का लेक्चर हो, यू हैव द 24 आवर्स, ओके, हम कहते हैं छोड़ दें 8 घंटे हमारे पास हैं और वी हैव टू रीमेक दैट, इट्स नॉट अ प्रेशर। ठीक है ना, इतना प्रेशर इतनी एज के अंदर ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग कोड। दूसरा ये कि देखिए हमारे जो लेक्चर्स हैं जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा इन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का मेन थीम, मेन कॉन्सेप्ट ही ये है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्टूडेंट की जो एक अर्ज है, स्टूडेंट की जो एक बहुत बड़ा गैप है, जो आज तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद किसी ने पूरा किया हो, वी आर डूइंग दैट। ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टूडेंट को हम कहें कि नहीं भाई सिर्फ इधर ही आके पढ़ो और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना, स्टूडेंट पढ़ता है जाए जाके 100 दफ़ा लेक्चर को सुने, हमें क्या कंप्लेन इस चीज़ में। हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा बहुत अच्छे तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर ली। हम तो बस उसके अंदर एक छोटा सा अपनी एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वही बात है कि आग लगी हुई है लेकिन हम लोग बुझाने की कोशिश क्या करेंगे, हम लोग एक एक खतरा डाल रहे हैं, अल्लाह करे बुझे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि आप देखिए बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है, तो व्हाई डू वी आस्क द यूजर फॉर अकाउंट टाइप। नो नो नो, अकाउंट टाइप तो हार्ड कोडेड है, क्योंकि सेविंग है तो सेविंग का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी टाइप हम हार्ड कोड करके भेज देते हैं। ठीक है ना, अब बाकी यहाँ पर हमने कुछ काम नहीं करना, यहाँ पे अगर कोई काम करना है तो उससे एक्स्ट्रा काम करना है तो कर लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपनी ये मेथड जो कि विड्रॉ और डिपॉजिट के जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स के अंदर हम कुछ नया रंग लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, नया रंग। क्या करेंगे, इस पब्लिक को मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगा और इसको वर्चुअल कर दूंगा, प्रोटेक्टेड वर्चुअल। चाइल्ड क्लास किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं लॉन्च करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि प्रोटेक्टेड करने से वो सिर्फ डिराइव क्लास में अवेलेबल हुआ है, और वर्चुअल करने से उसने पेरेंट क्लास ने अलाउ किया है कि अगर तुमने कोई नई डेफिनेशन देनी है या इस डेफिनेशन को नए तरीके से लिखना है, यू आर अलाउड टू डू दैट, यू आर अलाउड टू डू दैट, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने करना ही करना। बात समझ आई। अच्छा, हम कहते हैं नहीं यार, सेविंग की जो लॉजिक मुझे मिली है, इसने विड्रॉ के अंदर ना, ये टैक्स के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। क्या करनी है, ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। हम कहते हैं ओवरराइड विड्रॉ, ओवरराइड विड्रॉ। यहाँ पे हम लोग इसको ये कहते हैं, ठीक है, इधर हम इसको ये कहते हैं कि भैया एक काम हम आपके साथ करते हैं कि इफ अमाउंट, ठीक है, क्या इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूँ डेसिमल, ओके, कट डेसिमल, टैक्स इज इक्वल्स टू 0 फिलहाल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि टैक्स इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जी। अब इसका रेट होगा, सॉरी इसने कहा कि 25। ठीक है, हम कहते हैं कि टैक्स इज 25 रुपीज़, तो हम लोग कहते हैं कि टैक्स को 25 दे दो, फिलहाल 0 रख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, बजाय इसके कि मैं टैक्स को 25 दूँ, मैं काम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अमाउंट प्लस इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी और ऑटोमेशन कर देता हूँ, छोटी सी एक ऑटोमेशन कर देते हैं इसके अंदर, अगर हम करना चाहें वी कुड डू दैट, इट्स नॉट नेसेसरी। जानबूझ के मैं ये बीच में चीज़ डाल रहा हूँ कि हम कहते हैं कि यार ये जो टैक्स का जो रेट है ना, टैक्स का जो रेट है, ये हम लोग खुद से यहाँ पे डिफाइन कर सकें। सही है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ डेसिमल, और इसको मैं कह देता हूँ टैक्स रेट। ठीक है। और सेट से इसे गायब कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से गायब, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टैक्स रेट। इज इट ओके? इसको और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, फिलहाल मैं इतना करके छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ये कह रहा है कि ऑपरेशन वो बेस क्लास ही करेगी, इसकी जो मेन ऑपरेशन है ना, वो जो उसके बैलेंस में से चीज़ें निकालनी करनी, वो सारा बेस क्लास करेगी। मैं सिर्फ अमाउंट के अंदर वो चीज़ें ऐड करके भेज रहा हूँ, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 50,000 1 रुपया करें, मैं 25 रुपये काट लूँगा आपको। कर दी ना ओवर राइडिंग। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अगेन हम अब आते हैं करंट बैंक अकाउंट की तरफ। ओवर राइडिंग की कुछ कंडीशन मेरी जान, मैंने आपको बताया ना, सुना करें ना मेरे प्यारे भाइयों। ओवर राइडिंग की कंडीशंस नहीं है। ओवर राइडिंग के लिए ज़रूरी ये है कि बेस क्लास के अंदर वो मेथड वर्चुअल हो, तो डिराइव क्लास उसे यहाँ पे ओवर राइड कर सकती है। ठीक है। और डिराइव क्लास कर सकती है, करना चाहे तो डिराइव क्लास पे लाजिम नहीं हो जाता। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे हम करते हैं, हम यहाँ पे वही बैंक अकाउंट वाला काम करते हैं। सेम कंप्लेन होगी, कंट्रोल डॉट करें और जनरेट द कंस्ट्रक्टर करें और ये काम हो जाएगा। अगेन अकाउंट टाइप मैं इसको कहूँगा कि भाई अकाउंट टाइप मैं यूज़र से नहीं मांगूंगा। हाँ, ये है कि मैं अकाउंट टाइप डॉट करंट करके तुझे भेज दूंगा। ठीक है। अब ये ओवरराइड करेगा विड्रॉ के मेथड को। इसकी लॉजिक क्या थी? ये कहता था कि अगर तो जो मर्जी अमाउंट है उसमें से 0.17% आपने काटना है। ठीक है ना। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ डेसिमल, और इसको मैं टैक्स रेट बोल देता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ ओके टैक्स रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.17। ठीक है। दिस इज परसेंट। एम क्यों डाला? डेसिमल के साथ एम डालना पड़ता है अगर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है। ठीक है, वरना वो नहीं लेगा। डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आंखें बंद करके हम लोग कहेंगे ओके डेसिमल, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, टैक्स रेट। ठीक है। और फिर मैं कह दूंगा कि अमाउंट प्लस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टैक्स। और ये अमाउंट मैं बेस क्लास में ऑपरेशन के लिए भेज दूंगा। बात समझ में आ गई? दिस इज अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन, very clear implementation of the inheritance. Have you got the idea?